नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी, अगर आपकी भी लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है और बैंक एनबीएफसी की तरफ से आपको भी आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका जवाब दें या ना दें, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आर्बिट्रेशन क्या होता है और किस किस तरह के आर्बिट्रेशन के नोटिस आपके पास आते हैं, और आर्बिट्रेशन में अगर आपके पास नोटिस आता है तो कब उसका रिप्लाई दें, कब उसका ऑब्जेक्शन दें, और ऑब्जेक्शन देना ज़रूरी है या नहीं। अगर ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है, और क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिन पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको आर्बिट्रेशन के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी, जिससे देखने के बाद आपका डर आर्बिट्रेशन को लेकर के पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये सब जानने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्बिट्रेशन आखिरकार होता क्या है, और बैंक एनबीएफसी आर्बिट्रेशन कब कराती है, और अगर कराती है तो आपके पास कौन से ऐसे लीगल राइट्स हैं जिससे आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को रोक सकें। उसके लिए हमें आर्बिट्रेशन होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने राइट्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो दो पार्टीज़ के बीच हुए एग्रीमेंट में हुए लीगल डिस्प्यूट को सुलझाती है, या फिर ये कह सकते हैं दो पार्टीज़ के बीच कोई लीगल डिस्प्यूट हो तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से उसे सॉल्व किया जा सकता है। आर्बिट्रेशन एक प्रकार का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर, जो कि डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर ही सुलझाने की प्रक्रिया है। आर्बिट्रेशन के द्वारा दोनों पार्टीज आपसी रजामंदी से थर्ड पार्टी, जिसे हम आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं, से अपना जो लीगल डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व कराती है। आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रोसीडिंग है जिससे हम एक आर्बिट्रेटर के द्वारा बिना कोर्ट जाए अपना लीगल डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये दिमाग में क्वेश्चन होता है कि जो आर्बिट्रेटर है क्या वो कोई जज होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आर्बिट्रेटर कोई जज नहीं होता है, बट हाँ, आर्बिट्रेटर एक रिटायर्ड जज हो सकता है, या फिर जो भी क्वालिफिकेशन एज ए आर्बिट्रेटर डिसाइडेड है कि इस क्वालिफिकेशन का आर्बिट्रेटर होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आर्बिट्रेटर डिसाइड होता है या चुना जाता है। आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट प्रक्रिया है जो बिना कोर्ट जाए कम समय में कम खर्चे में हम कर सकते हैं किसी भी लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। जो भी आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रेटर के द्वारा पास किया जाता है वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आर्बिट्रेटर बिना दोनों पार्टीज की कंसेंट से हो, मतलब कि जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना चाहिए वो दोनों पार्टीज की कंसेंट से होना चाहिए, या फिर जब आर्बिट्रेटर एक तरफा बायस्ड होकर के डिसीजन दे, तब हम इससे अपना बचाव कैसे करें। आपको पता ही नहीं होता कि अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास भी ईएमआई डिफॉल्ट होने पर आर्बिट्रेशन का लीगल नोटिस आता है तो आप उस समय अपने राइट का यूज़ नहीं करते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं, ना तो कोई ऑब्जेक्शन देते हैं ना तो कोई रिप्लाई देते हैं। तो बैंक एनबीएफसी उसे आपकी कंसेंट मान लेती है और आगे की प्रक्रिया आर्बिट्रेशन की स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले आपके पास जो लीगल नोटिस आता है वो आर्बिट्रेशन इनिशिएट करने को लेकर आता है, जो कि सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट के तहत आता है। उसके बाद आपके पास जो नोटिस आता है वो आता है प्री आर्बिट्रेशन, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर, जिसमें आपको 3 से 4 कभी कभी 5 भी आर्बिट्रेटर के नामों की लिस्ट होती है जो कि आपको चुनने के लिए दी जाती है। आप उसे भी इग्नोर कर देते हैं, जिसे बैंक एनबीएफसी आपका ऑब्जेक्शन नहीं मिलने पर उनमें से कोई भी एक आर्बिट्रेटर एज अ सोल आर्बिट्रेटर चुन लेती है, और उसके बाद फिर आपके पास चुने हुए सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस फला फला डेट पे फला फला टाइम पे अपीयर होने के लिए आता है, या फिर आपके पास एक मीटिंग लिंक आता है जिसे ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है कि इस समय पे इस डेट में आप
इस लिंक को ज्वाइन करें। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत ही लोगों की क्वेरी आती है कि मैडम हमारे पास ज्वाइन करने के लिए मीटिंग लिंक आ रखा है आर्बिट्रेशन के नोटिस में, ज्वाइन करें या ना करें, ज्वाइन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है कि आपको इस डेट पे आना है, तो आपकी क्वेरीज होती हैं कि मैडम हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके पास भी ऐसे ज्वाइन करने को लेकर के आर्बिट्रेशन के नोटिस आए हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे लिंक आया है और आप उसे ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो आपको शायद नहीं पता कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कई बार, क्योंकि वो वीडियो लिंक होता है और कई बार आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होती है, जो प्रोसीडिंग है दोनों तरफ से वो क्या चल रही है आपको पता ही नहीं होता, और जनरली जो ये प्रोसीडिंग होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो आपको कई बार समझ में भी नहीं आता कि आखिरकार उधर चल क्या रहा है। और इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं बैंक एनबीएफसी उठा लेती है, और उसी का बेनिफिट उठा करके कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में कोई डिसीजन दे देती है, या आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप तो किसी एडवोकेट के कंसल्ट से भी नहीं जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि आप कुछ भी वहाँ पे बात कर रहे हैं या बता रहे हैं वो आपके फेवर का है भी या नहीं है। कई बार आप अपने अगेंस्ट में ही चीज़ें वहाँ पे ओपन कर देते हैं, तो ये चीज़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है वीडियो लिंक के द्वारा जो मीटिंग के लिए आपको दी जाती है। अगर आप ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो भी आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया जाता है उसे आप सेट असाइड या चैलेंज भी नहीं करा सकते, क्योंकि आपने मीटिंग ज्वाइन की है, और ज्वाइन करने का मतलब है कि आपने आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है उसको एक्सेप्ट किया है, तभी आप ज्वाइन किए हैं और आपकी मौजूदगी में जो अवार्ड है वो पास हुआ है, तो आप इसका डिफेंस भी नहीं ले सकते हैं। और आप लोगों को भी पता है कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है बैंक या फिर एनबीएफसी, वो ज़्यादातर देखा गया है कि बैंक के फेवर का ही डिसीजन देती है और बायस्ड होकर के डिसीजन देती है। आप चाहे लाख तर्क दे ले, चाहे अपना डिफेंस रख दें, चाहे आप अपनी जो भी जेन्युइन रीजंस हैं वो बता दें, लेकिन आपकी एक भी नहीं सुनी जाती है और डिसीजन जो है वो एक तरफा हो जाता है, और इसी का नुकसान आपको इस मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद ज़्यादातर उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मीटिंग लिंक ज्वाइन करने के बाद ही इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है और अगर आपको नोटिस देकर के किसी जगह पे भी बुलाया जाता है तो वहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन होती है, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि जो आर्बिट्रेटर है वो बायस्ड डिसीजन ही देते हैं बैंक और एनबीएफसी के फेवर में। तब आप सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है, तो ये वीडियो मैं इसीलिए ही बता रही हूँ ताकि आप अवेयर हों, आपको पता हो कि कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो हमें उसके बाद करना क्या चाहिए, ताकि आप इस बायस्ड और एक तरफा पास किए गए आर्बिट्रल अवार्ड को किस तरीके से पहले ही रोक दें और अपनी आपत्ति पहले ही दे दें, ताकि कोई भी बायस्ड डिसीजन ना हो पाए, और अगर हो भी तो वो वैलिड ना रहे। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी 8 नवंबर 2024 का जजमेंट है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के द्वारा जो भी अवार्ड पास किया गया है वो मान्य नहीं होता। तो आप अपने राइट का सही समय पे इस्तेमाल करें, और शुरू में ही जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने को लेकर नोटिस आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ऑब्जेक्शन किसी भी लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से भेज देना है। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन खुद से नहीं कर सकते, आप खुद से भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन के क्या ग्राउंड्स हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, बट कई बार ऐसा होता है कि हम जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो जब लीगली हम ऑब्जेक्शन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लीगल टर्म्स हैं जो हमें पता नहीं होती है और वो एक लीगल एक्सपर्ट ही जानता है। और सेकंड चीज़, कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं हम जब हम ऑब्जेक्शन देते हैं जो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से अगर ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है और कहीं ना कहीं आपको आर्बिट्रेशन रोकने में मदद करता है। और अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है,
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो बैंक और एनबीएफसी है वो आपकी कंसेंट मानते हुए सेक्शन 17 के तहत आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन में जो आपका इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए जो इंटरिम रिलीफ जो है वो बैंक एनबीएफसी को मिलने के लिए वो एप्लीकेशन लगाती है आर्बिट्रेटर के सामने, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो इंटरिम ऑर्डर आर्बिट्रेटर के द्वारा पास करा लेती है, जिसमें कई बार आपने देखा भी होगा कि आपको इंटरिम ऑर्डर पास हो गया है, उसका नोटिस आता है और आपको पता ही नहीं होता, उसमें आपका अकाउंट अटैच कर दिया जाता है, आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है उनको अटैच कर दिया जाता है। तो वो जो अवार्ड पास होता है वो कहीं ना कहीं सेक्शन 17 की एप्लीकेशन लगाने के बाद ही होता है। तो अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया होता है तो जब आपका इंटरिम ऑर्डर पास हो जाता है तो उसको खारिज कराने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, और आपको भी पता है कि जब आप कोर्ट जाएंगे कोर्ट में जो खर्चा है, लीगल एक्सपेंस है, वो भी लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो बैंक ने फाइल किया होता है, जिसके लिए आपको कहा जाता है कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल कर दें। अब आप ये सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमने तो हमने कोई रिप्लाई किया, ना हमने कोई ऑब्जेक्शन किया, पर फिर भी हमारे पास ये इंटरिम ऑर्डर, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का नोटिस आ रहा है, तो अब हम करें तो करें क्या। अब जब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आपके पास आता है तो स्वाभाविक है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं लिया है तो बैंक आपकी कंसेंट मानते हुए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करती है, जिसमें आपको रिवर्ट में स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करना होता है। जब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल हो जाता है उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करना पड़ता है, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट के बाद आपका फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड पास हो जाता है, और जिसके बाद फाइनल आर्गुमेंट करके बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अपने फेवर में ही कराती है, आपके अगेंस्ट में नहीं होता है वो अवार्ड, जिसको सेटिसाइड कराने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। और जब आर्बिट्रल अवार्ड पास हो जाता है तो बैंक एनबीएफसी उसे कोर्ट में जाकर के एग्जीक्यूट कराती है, और एग्जीक्यूट कराने के बाद कोर्ट की सहमति से आगे उस अवार्ड पर अपना एक्शन लेती है। तो इसलिए आपको कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो आप अपना ऑब्जेक्शन जरूर करें। जब भी आपको इनिशियली लीगल नोटिस आर्बिट्रेशन का सेक्शन 21 में आता है तो आप उसका रिप्लाई करना चाहे रिप्लाई कर सकते हैं, बट अगर प्री आर्बिट्रेशन या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन ज़रूर लें। और ऑब्जेक्शन करने के क्या क्या ग्राउंड्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्राउंड्स हैं वो यही ग्राउंड्स है कि सबसे पहला कि दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होनी चाहिए। सेकेंड ग्राउंड होता है कि जो आर्बिट्रेशन हो रहा है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है आप उस पर भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अगर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर के भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। और बाकी अगर ग्राउंड्स भी होते हैं वो एज पर योर एग्रीमेंट भी कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन्हें आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आर्बिट्रेशन को लेकर के कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में रह जाती है, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी ऐसी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि और भी लोगों को इससे मदद मिल पाए, और आप अपना सपोर्ट मुझे लाइक और कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और लाइक्स आप करते हैं तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लोन से रिलेटेड आगे लाती रहूँगी। आज का वीडियो यहीं तक, नमस्कार।